पेन विजिबल है। आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अपने वीडियो ऑन रखें, तो आप लोग के फेस एक्सप्रेशन से ना मुझे समझ आता है कि मैं जो आपको बता रही हूँ वो आप लोग भी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप लोग अपने वीडियोस को ऑन रखें। सो आज हम शुरू करने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जो आपकी यूनिट 2 है। इसमें आपके लिम्फेटिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, और लिम्फेटिक सिस्टम से ही चूंकि इम्यूनिटी जुड़ी हुई होती है, तो इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस पावर और इफेक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिस ऑन लिम्फेटिक सिस्टम, ये आपकी यूनिट सेकंड है। ठीक है, तो ये हम आप आज आपकी यूनिट सेकंड शुरू कर रहे हैं, जिसका कंटेंट है लिम्फेटिक सिस्टम। अब सबसे पहले हम समझेंगे लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। ठीक है, तो जो हमने ये अभी इसके पहले तक जाना है कि हमारी पूरी बॉडी में एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, जो कि ये जिसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है कि एक लिक्विड होता है जिसे हम ब्लड कहते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है या बहता रहता है, और फिर ये क्या करता है कि जितने भी पदार्थ हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन का पूरी बॉडी में काम करता है। तो इसके साथ साथ एक और लिक्विड हमारी बॉडी में होता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं, और इसी लिम्फ का जो सर्कुलेशन है वो कहलाता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो इस तरह से यदि हम देखें कि हमारी पूरी बॉडी में दो तरह के फ्लूइड का नेटवर्क है, एक तो ब्लड का हो गया, दूसरा हो गया लिम्फ का। ठीक है, दोनों में अंतर मेन क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये पूरा क्लोज होता है। क्लोज मतलब आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी इंटरनल सीक्रेशन ब्लड का नहीं होता है। लेकिन जो लिम्फ होता है, लिम्फेटिक सिस्टम, ये क्लोज सर्किट नहीं होता है। फर्स्ट आपका डिफरेंस ये हो गया। और सेकंड क्या हो गया कि जब हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, तो ब्लड को बहने के लिए या उसके प्रवाह के लिए एक पंप जैसा पंप करने वाला ऑर्गन पाया जाता है, जिसे हम हार्ट कहते हैं, जो लगातार ब्लड को पंप करता है। और उसके पंप करने के कारण जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो। लेकिन ऐसा कोई पंपिंग ऑर्गन या हार्ट लिम्फेटिक सिस्टम में नहीं पाया जाता। तो ये दो जो डिफरेंस हैं, ये मेजर डिफरेंस हैं, इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। अब इसका ये फंक्शन के लिए हम इस पिक्चर पर वापस आएंगे, बट इसमें मोस्टली होता क्या है, एक हम मोटा मोटा देखें तो ये जो लिम्फ होता है ये पूरा एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, जो पूरी बॉडी में फैला हुआ रहता है। और ये कैसे फैला हुआ रहता है, इसकी जो वेसल्स होती हैं, ये आपको जो ग्रीन दिख रही ना, ये लिम्फ वेसल्स हैं। ये जो आपको रेड दिख रही हैं, ये ब्लड कैपिलरीज हैं। और ये बीच में बॉडी की सेल्स और टिश्यू है। तो ये सेल्स और टिश्यू के बीच में भी एक लिक्विड भरा रहता है। उस लिक्विड का काम क्या रहता है कि एक तो उस लिक्विड के थ्रू इन सेल्स में जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो लेके जाना, या जो सेल के एक्सक्रीटरी एलिमेंट्स हैं उनको बाहर लाना। और दूसरा, ये लिक्विड जो है इन सेल्स में नमी, मॉइस्चर बना के रखता है, जो इसकी लाइफ को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जो फ्लूइड होता है उसको इंटरसेलुलर फ्लूइड कहते हैं, या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और जब ये फ्लूइड होता है, ये इसके जो कुछ ऑर्गन हमारे लिम्फ वेसल्स में आ जाते हैं, और यहीं पर ये लिम्फ बनता है। तो ये एक मोटा मोटा आपको हमने बताया, अभी डिटेल में हम और पढ़ेंगे फिर। अब इसके लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन क्या क्या है।
सबसे पहला तो फंक्शन है कि चूंकि इसका नेटवर्क हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ रहता है, तो ये क्या करता है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसमें से जो एक्सेस वाटर और प्रोटीन होता है उनको वापस एब्जॉर्ब करके और जो लिम्फ के रूप में लिम्फ वेसल्स में जाता है और फाइनली ये फिर उसको ब्लड के सर्कुलेशन में डाल देता है। तो जो एक्सेस ब्लड और प्रोटीन जो किन्हीं भी कारणवश हमारी ब्लड से बाहर हो गए हैं वो वापस हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ऐड हो जाते हैं। फिर ये क्या करता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास जो फैट होता है उस फैट को वापस ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचाता है। तीसरा ये मेन काम क्या करता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट हैं जो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं या बीमार कर सकते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करता है। और ये अगर डिस्ट्रॉय होते हैं तो हमारी बॉडी को हम कह सकते हैं कि ये प्रोटेक्ट करता है। और इसमें जो इनके फंक्शन है, ये चूंकि जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये हमारे किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? बॉडी की इम्यूनिटी पर। और ये जब हमेशा इनका नंबर बढ़ नहीं पाएगा और एक अपने लिमिटेड नंबर में रहेंगे तो ये हमारी बॉडी को डिजीज या डिसऑर्डर होने से बचाएंगे। इसी तरह से यदि हमारी बॉडी में मान लीजिए कैंसर सेल के नंबर बढ़ रहे हैं तो उनको भी डिस्ट्रॉय यही करता है और उनका एक सर्टेन नंबर लिमिट हमारी बॉडी में बना के रखता है जिससे वो एक्सेस नहीं होते हैं और हम कैंसर जैसी डिजीज से प्रोटेक्ट रहते हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें तो इसका मुख्य काम क्या हो गया कि ये हमारे शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस पावर, ये सब शब्द लगभग एक ही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखता है या हमारे रेजिस्टेंस पावर को बनाए रखता है हमारी बॉडी के, जिससे हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज या हमारी बॉडी में कोई भी डिसऑर्डर्स ना हो सके। तो ये इसके मेन फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये बनता कैसे कैसे है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहले तो हमने बताया कि लिम्फ रहता है जो कि कैसा होता है? फ्लूइड होता है, तरल होता है या लिक्विड होता है। और इसके बाद इसमें जिनमें वो बहता है तो वो जो स्मॉल होती हैं, सबसे छोटी जो होती हैं वेसल्स, उनको क्या कहते हैं? लिम्फेटिक कैपिलरीज। जैसे हम ब्लड में भी जो सबसे छोटी होती थी जो हर सेल तक पहुंचती थी उनको हम बोलते थे ब्लड कैपिलरीज। तो ऐसे ही इसमें लिम्फेटिक कैपिलरीज कहते हैं। फिर जब लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती हैं वो थोड़ी सी आपस में जुड़ के एक दूसरी कैपिलरीज बनाती जो थोड़ी बड़ी होती तो उसको हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल या लिम्फेटिक्स, दोनों वर्ड यूज होते हैं। तो कैपिलरीज मिलके क्या बनाई? वेसल्स। और जब ये वेसल्स हैं ये आपस में मिलके मिलती हैं तो ये फिर क्या बनाती हैं? लिम्फेटिक डक्ट। और लिम्फेटिक डक्ट्स आपस में मिलके लिम्फेटिक ट्रंक्स बनाती हैं। तो इस तरह से जैसे हमने आर्टरीज या वेन का बाइफर्केशंस देखा था ऐसे ही इसका होता है। अब इसमें आर्गन कौन कौन से शामिल होते हैं? तो इसमें जो ऑर्गन लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं उसमें होता है स्प्लीन, थायराइड ग्लैंड और टॉन्सिल्स, ये मेन होते हैं। और लिम्फेटिक नोड्स, ये जो 4 ऑर्गन होते हैं ये लिम्फेटिक सिस्टम के मेन ऑर्गन होते हैं। इन सारे ये ऑर्गन से मिलके मेन किससे? लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक ऑर्गन्स, इन तीनों से मिलके हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। अब इसमें देखें पिक्चर्स में ये एक जो मोटी दिखा रहे हैं ग्रीन कलर की जाती हुई, ये लिम्फेटिक या थोरेसिक डक्ट है, ठीक है। और ये जो इसमें ऐसे मोती के जैसे दाने आपको दिख रहे हैं बीच बीच में, ये नोड्स हैं।
और ये ही जब ट्रंक डिवाइड होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वेसल्स में। और वेसल्स जब और डिवाइड होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कैपिलरीज में। तो इस तरह से इसका लिम्फ वेसल्स का जो नेटवर्क है ये हमारी पूरी बॉडी में फैला रहता है और मोस्टली ये हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ ही चलता है। अब हम सबसे पहले इसका फर्स्ट जो पार्ट है लिम्फ उसको देखेंगे। तो लिम्फ का कॉम्पोजिशन क्या होता है? लिम्फ ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब वो दिखने में कैसा होगा? एक बिल्कुल स्वच्छ पानी के जैसा। ठीक है। और इसमें इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो हमारी सेल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसी के जैसा होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उससे प्रोटीन और प्लाज्मा के प्रोटीन से इसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती है। ठीक है। और इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी जो कि सेल से निकल के आ जाते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, क्रेटिनाइन, ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि सेल से निकलकर इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें पानी तो बड़ी मात्रा में पाई जाता है। 94% जो है इसमें पानी रहता है, H2O, और 6% सॉलिड मटेरियल होते हैं। ये इसका एक कॉम्पोजिशन है। और इसके बाद हम आते हैं कि जो हमने दो अपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े, कार्डियोवास्कुलर और लिम्फेटिक, इन दोनों में हम एक मेजर अंतर देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो जो ब्लड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी जिसे हम कहते हैं, उसका फ्लूइड या लिक्विड मीडियम क्या होता है? ब्लड होता है। वहीं जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसका मीडियम या लिक्विड पार्ट क्या होता है? लिम्फ होता है। फिर सेकंड, इसमें जो ये पूरा लिक्विड पार्ट है इसका, ये ट्रांसमिट कैसे होता है पूरी बॉडी में, कैसे ये बहता है? तो उसका सर्कुलेशन कैसे होता है? थ्रू ब्लड का आर्टरीज एंड वेन। और लिम्फ का सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है? लिम्फेटिक वेसल्स। फिर थर्ड हम आते हैं कि ब्लड पंप हार्ट करता है तब वो आर्टरीज और वेन में जाता है। तो यहाँ पर जब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं तो एक हमको पंपिंग ऑर्गन मिलता है हार्ट, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं। अब इसका जो पाथवे होता है वो क्या होता है? सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें भी दो होती हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड थोरेसिक डक्ट, दो होती हैं जो इसका पाथवे होता है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। अब ये जो लिम्फ है, लिम्फ का ओरिजिन कहाँ से होता है हम ये देखेंगे। तो जो जब भी हमारा हार्ट कंप्रेस और डिकम्प्रेस होता है तो उसके प्रेशर के कारण क्या होता है कि ब्लड में से कुछ पानी, कुछ प्रोटीन, कुछ एल्बुमिन और कुछ अन्य जो सब्सटेंस होते हैं वो ब्लड वेसल से बाहर होकर और कोशिकाओं के बीच में आ जाते हैं। और इसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड होता है ये क्या करता है कि उस टिश्यू को या उस सेल को मॉइस्चर देता है और वो मॉइस्चर उसका पोषण करता है। अब जब वो सेल या टिश्यू उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से पोषक तत्व ले लेते हैं तो बदले में अपने अंदर से क्या दे देते हैं? एक्सक्रीटरी या वेस्ट प्रोडक्ट्स दे देते हैं, जो क्या क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, क्रेटिनाइन। तो ये क्या करता है? ये उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये प्रोडक्ट्स उस रक्त कोशिकाओं की जो मेम्ब्रेन होती है उनको पार करके चले जाते हैं। लेकिन कुछ भाग ब्लड में जो नहीं जा पाता है ये एक्सक्रीटरी मटेरियल का, वो क्या होता है? लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाता है। क्योंकि अगर वहां पर कुछ पार्ट भी वेस्ट बचा रह जाएगा सपोज किसी भी सेल में, तो धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा, सपोज हम मान के चलते हैं कि 1% हमारा वेस्ट उसमें बचा रह गया है,
तो वो एक 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 करके क्या हो जाएगा, काफी नंबर हो जाएंगे, काफी परसेंटेज हो जाएगा और वो उस सेल को बीमार करने लगेगा। तो चूंकि सेल्स का एक्सक्रीटरी पार्ट जो है या एक्सक्रीटरी एलिमेंट्स जो हैं वो पूरी तरह से उस सेल से रिमूव हो जाएं, तो उसके लिए ये डबल प्रोटेक्शन यूज किया है कि उसका मेन पार्ट तो ब्लड में चला जाता है, लेकिन कुछ पार्ट यदि ब्लड में नहीं जा पा रहा है किसी भी कारणवश, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, लिम्फेटिक डक्ट में पहुंच जाएगा और लिम्फ में मिल जाएगा। और इस लिम्फ का एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, या ये लिम्फ सर्कुलेट होते हुए वापस उस जो सब्सटेंस है वो उनको वापस ब्लड के फ्लो में मिक्स कर देगा, जिससे वो हमारी बॉडी से बाहर हो सके। तो इस तरह से ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। इसको अभी हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे जो लिम्फेटिक कैपिलरीज और वेसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि ये अगर हम किसी एक एक बॉडी के एक पार्ट का एक सेक्शन देख रहे हैं टिश्यू का, ये पूरी आपकी सेल्स हैं जो बीच में आपको ऑरेंज 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 दिख रही हैं, ठीक है। ये आपकी जो थोड़ी डार्क दिख रही है, ये वेन है, जिसका सबसे कैपिलरीज, वेन कैपिलरीज जिसको वेन्यूल्स कहते हैं। और आपकी जो ये रेड दिख रही है ये आर्टरीज कैपिलरीज है, जिसको आर्ट्रियोल्स कहते हैं। अब ये आपस में ब्लड को एक्सचेंज करती हैं, यहाँ तक आते आते इसका जो ब्लड का ऑक्सीजन है और ब्लड का जो ग्लूकोज है वो इन सेल्स में ट्रांसफर हो गया, और इन सेल्स का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस इस ब्लड में मिल गया और ये ब्लड इसके थ्रू वेन में चला गया, जहां से ये वेन के थ्रू हमारे हार्ट में जाएगा और अगेन ऑक्सीजनेटेड और ग्लूकोज से भर के वापस आर्टरीज में आएगा। इन्हीं के बीच में ये जो ग्रीन कलर का आप दिख रहे हैं ये लिम्फेटिक वेसल्स है, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है। तो ये भी इसी तरह से ये पूरे इसके बीच में नेटवर्क बनाती है कि जो पार्ट इन सेल्स का ये ब्लड वेन में नहीं जा पाया है, ब्लड में वेस्ट शामिल नहीं हो पाया है, वो किस में चला जाएगा, ये लिम्फ वाले, लिम्फ कैपिलरीज में। तो यदि हम इसके एक पार्ट को थोड़ा और बड़ा करके देखें तो ये कैसे होगा कि ये जो बीच में आपको व्हाइट के ऊपर डॉट दिख रहा है ये सारे सेल्स हैं। इनके बीच में जो ये ब्लू दिख रहा है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो सेल्स के बीच में भरा हुआ होता है, ये टिश्यू सेल है, ठीक है। ये ग्रीन आपको जो पूरा दिख रहा है ये पूरी लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, और जो आपको ये रेड दिख रही हैं ये पूरी ब्लड कैपिलरीज है। तो ये इस तरह से आपस में पूरा एक नेटवर्क बनाती है, और ये नेटवर्क क्या करता है कि आपके बॉडी के हर एक टिश्यूज को पूरी तरह से उसके जो भी उत्सर्जन तत्व हैं, एक्सक्रीटल मटेरियल हैं या एक्सक्रीटरी एलिमेंट्स हैं, उससे पूरी तरह फ्री करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम इसको अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो इसमें ये पूरा ऐसा नेटवर्क फैला हुआ होता है। अभी हमने उसका एक पार्ट देखा था कैपिलरीज के पास का। प्लीज म्यूट कर लें जो भी अनम्यूट है। सो अभी हमने क्या देखा था, एक पार्ट देखा था जो कैपिलरीज के पास था। अब ये जो है कैपिलरीज जब आपस में जुड़ के आर्ट्रियोल्स या वेन्यूल्स बनाती हैं, वेसल्स, तब ये उसका पार्ट हो गया कि यही और नेटवर्क किस तरह से फैला हुआ रहता है। तो आप देखिए कि ये नेटवर्क पूरी तरह से एक दूसरे में गुथा हुआ है। और एक ये सर्कुलेशन कैसे होता है, ये आपकी आर्टरीज है। आर्टरीज ने यहाँ आकर जहां पर ये पूरा नेटवर्क बनाती है कैपिलरीज का और ब्लड को ट्रांसफर करती है वेन में, वहीं पर बीच में ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, फाइनली लिम्फ कैपिलरीज भी आपस में मिलके लिम्फ वेसल्स बनाती हैं। ये ब्लड आपका वेन में जा रहा है और यहां से ये वापस किस में गया, लिम्फ वेसल्स में। लिम्फ वेसल्स के बीच बीच में वो जो एक मोती के समान स्ट्रक्चर बताए थे, ये लिम्फ नोड होते हैं। यहां से ये लिम्फ ट्रंक में गया और वापस इसने वेन में उस लिम्फ को डाल दिया। तो इस तरह से ये जो बचे हुए मटेरियल हैं उनको वापस
ब्लड सर्कुलेशन में शामिल कर देती है। तो ये वेन में जैसे ही ये लिम्फ मिक्स हुआ और उसके आगे क्या हुआ कि ये ब्लड पूरा हार्ट में गया, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में गया, वहां पर वापस प्योर होके फिर से हार्ट में आया। तो इस तरह से ये एक जो साइकिल होता है ये पूरा चलता रहता है और हमारे ब्लड से जो चीजें एक्सक्रीटरी कलेक्ट होने से बच जाती हैं उसको भी ये लिम्फ कलेक्ट करके और ब्लड तक पहुंचाती है। तो इस तरह हमने देखा कि सबसे छोटा इसका पार्ट जो हो गया वो हो गया कैपिलरीज, फिर वेसल्स, फिर डक्ट, फिर ट्रंक, और आखिरी में वापस ये इसकी जो डक्ट होती हैं वो दो बड़ी डक्ट होती हैं। और वो डक्ट क्या क्या होती हैं? राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट। ये जो दो बड़ी डक्ट होती हैं इनके नाम क्या हैं? राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट। इसको यदि हम फ्लो चार्ट में देखें तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि जो हमारे लिम्फ का जो फ्लो है ब्लड कैपिलरीज से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें मटेरियल आया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लिम्फ कैपिलरीज ने उस मटेरियल को कलेक्ट किया, ब्लड लिम्फ कैपिलरीज से वो मटेरियल बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज ने आपस में जुड़कर एक थोड़ी बड़ी वेसल बनाई जिसको हमने लिम्फ वेसल बोला। लिम्फ वेसल ने वापस फिर से आपस में जुड़ के डक्ट बनाई तो उसको हमने लिम्फेटिक डक्ट बोला। और ये लिम्फेटिक डक्ट दो पार्ट या दो मेन नलिकाओं में मिलती है जिनको हम कहते हैं थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट। और फाइनली ये दोनों डक्ट जो हैं ये सब क्लेवियन वेन, जो हमने एक ब्लू वेन देखी थी ना जिसमें ये वापस लिम्फ को ब्लड में मिला दे रही थी, वो सब क्लेवियल वेन है जिसमें जाके इसने लिम्फ को वापस ब्लड में डाल दिया और उस ब्लड के साथ वो लिम्फ मिलकर वापस प्योर होने चला गया और एक्सक्रीटरी मटेरियल को अलग करने के लिए चला गया। अब हमारी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं ये क्या होती हैं? ये बहुत कुछ जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे मिलती जुलती होती हैं, लेकिन एक अंतर ये होता है कि इनकी जो मेम्ब्रेन होती हैं वो ब्लड मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में पतली होती हैं और अधिक पारगम्य होती हैं। मतलब उसमें एलिमेंट्स को क्रॉस करने में, अंदर लेने में या बाहर जाने में इजी होती हैं, ट्रांसपेरेंसी अधिक होती है उनमें। ठीक है। और ये हमेशा एक स्वच्छ जल होती है, तो आपको मालूम है। और ये जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उनकी अपेक्षा थोड़ी सी चौड़ी होती हैं। ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो बहुत पतली होती हैं लेकिन ये थोड़ी सी चौड़ी होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कॉर्निया, कॉर्निया कहाँ पाया जाता है? आंख में। इन दोनों जगह ये नहीं पाई जाती, इसका आप लोग खास ध्यान रखें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कॉर्निया जो कि हमारे आंख में पाया जाता है, इन दोनों में ये जो लिम्फेटिक डक्ट हैं या कैपिलरीज हैं ये नहीं पाई जाती। अब ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं ये आपस में मिलके एक लिम्फेटिक वेसल बना रही हैं, फिर इसके बाद ये डक्ट बनाती हैं। अब ये इसमें बीच बीच में जब ये आगे बढ़ती है डक्ट तो इसमें नोड्स होते हैं जो बिल्कुल, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है जैसे बिल्कुल हम एक धागे में मोतियों को पिरो दें दूर दूर पर, तो वो हर मोती एक लिम्फेटिक नोड का काम करता है। अब इसके बाद इसमें जो वॉल्व होते हैं ये आपको ये दिख रहे हैं, ये वॉल्व हैं इसके। तो चूंकि इसमें कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं होता है ये आपने पढ़ा हुआ है, तो इसके वॉल्व क्या होते हैं? हमेशा वन साइड ओपन होते हैं। तो वन साइड ओपन होने के कारण क्या है कि ये लिम्फ को, फ्लूइड को आगे तो जाने देते हैं लेकिन जैसे ही फ्लूइड आगे गया वैसे ही ये बंद हो जाते हैं, तो ये फ्लूइड वापस नहीं लौट पाता है।
तो ये मैकेनिज्म हर एक लिम्फेटिक वेसल्स में पाया जाता है। ये जो वॉल्व हैं ये लिम्फ को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं और आगे की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ाते जाते हैं लिम्फ को। और चूंकि ये वॉल्व नीचे नहीं खुलते हैं, वन साइडेड होते हैं, तो ये वापस निचले चेम्बर में इसको नहीं आने देते हैं। तो ये जो वॉल्व का स्ट्रक्चर है यही हेल्पफुल होता है इस लिम्फ को सर्कुलेशन में या लिम्फ को आगे की तरफ बढ़ाते जाने में, ट्रांसमिट करने में। ये एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये लिम्फ नोड्स के इसमें स्ट्रक्चर बताए हैं, इसको भी हम और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। हार्ट पोर्शन है ये, आपको यहाँ दिख रहा है। ये इसके राइट या इनप्योर ब्लड वाले चेम्बर हैं, ये प्योर ब्लड वाले चेम्बर हैं। प्योर ब्लड सर्कुलेट हुआ दो आर्टरियोज से, जिस एक नीचे की तरफ लेके गई बॉडी में ब्लड को और एक ऊपर की तरफ लेके गई। लास्ट मोमेंट पर जाके ये ब्लड वेन से, ब्लड कैपिलरीज, वेन कैपिलरीज से मिली और ब्लड को इन्होंने इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन्होंने वेन में ट्रांसफर किया। वहीं पर आपका ये लिम्फ कैपिलरीज का नेटवर्क है और यहाँ से ब्लड वेन में चला गया। कैपिलरीज का भी लिम्फेटिक वेसल से होता हुआ, नोड से होता हुआ, यहाँ पर इन्होंने मेन दो ये जो बनाई लिम्फ डक्ट, एक है थोरेसिक डक्ट, एक है राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये दोनों ने मिलकर आगे जाकर ये सब क्लेवियन वेन है, इसमें इस लिम्फ को डाल दिया जहां से ये ब्लड के साथ वापस इम्प्योर ब्लड के चेम्बर में चला गया। तो ये मैंने 2-3 बार इसलिए आपको रिपीट किया है जिससे आपको ये एकदम क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। अब इसमें हमने दो डक्ट, मेन डक्ट का वर्णन किया है। एक तो है राइट लिम्फेटिक और दूसरा है थोरेसिक। अब हमको ये देखना है कि जो हमारी राइट लिम्फेटिक डक्ट है ये कहाँ कहाँ फैली हुई होती है। तो देखिए ये जो पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर है, इसमें जितना आपको ये ब्लू पार्ट दिख रहा है ये पूरा किसका है, राइट लिम्फेटिक डक्ट का। और जितना आपको ये लाइट ग्रीन दिख रहा है इस पार्ट में कौन सी डक्ट बाइफरकेट होकर फैलती है, थोरेसिक डक्ट। तो इस तरह हम देखें तो हमारी जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है ये सिर, चेहरे, गर्दन के राइट साइड में, राइट आर्म, राइट थोरेसिक पार्ट और राइट लंग्स, हार्ट का राइट साइड वाला पार्ट, लिवर का राइट पार्ट, यहाँ सब जगह ये कौन सी लिम्फ डक्ट फैली रहती है, राइट लिम्फेटिक डक्ट। और वहीं जो थोरेसिक डक्ट है ये राइट लिम्फेटिक डक्ट की अपेक्षाकृत बड़ी होती है क्योंकि आप देखिए ये बॉडी के अधिक पार्ट को कवर कर रही है, तो ये थोड़ी सी बड़ी भी होगी और मोटी भी होगी। और ये किस किस को कवर करती है, पूरे थोरेसिक रीजन को, लेफ्ट साइड के फेस, लेफ्ट साइड नेक, लेफ्ट आर्म, फिर उसके साथ साथ ये थोरेसिक के निचले पूरे हिस्से को, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो, ये पूरे सबको कवर करती है। और ये आखिर में जाके सबक्लेवियन वेन में मिल जाती है। तो इस तरह से आप देखें कि ये दो जो हैं मेन डक्ट हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट साइड के बॉडी का हेड, फेस, थोरेसिक, आर्म, इतने पोर्शन को कवर करेगी। और बाकी जो थोरेसिक डक्ट है वो रेस्ट जितनी भी बॉडी है सभी को कवर करेगी। और दोनों वेन फाइनली सब क्लेवियन वेन्स में, सॉरी, दोनों डक्ट जो है वो फाइनली सब क्लेवियन वेन्स में मिलेंगी और उस लिम्फ को वापस ब्लड सर्कुलेशन में डाल देगी। अब इसमें हमने लिम्फ नोड का जिक्र किया था। तो ये जो लिम्फ नोड होते हैं ये हमारी पूरी बॉडी के सर्टेन प्लेसेस पर पाए जाते हैं।
जैसे आप देखिए ये जो पॉइंट्स हो रहे हैं, ग्रीन पॉइंट्स जो दिख रहे हैं, ये लिम्फ नोड है। तो आप देखिए हमारे एल्बो के पास हैं, हमारे आर्म पिट पर हैं, फिर हमारे फेस पर कुछ ही हैं लेकिन नेक में काफी हैं, फिर हमारे जो ये ग्रोइन रीजन होता है वहां पर काफी हैं, और कुछ नी के पास है। तो इस तरह से ये हमारी पूरी बॉडी में ये फैले हुए रहते हैं। ठीक है। और ये जो है नोट्स, ये कोहनी, जैसा अभी हमने बताया, एल्बो और नी के पास, वहां देखिए बहुत ही कम नंबर में है, लेकिन वहीं पर जो हमारा ग्रोन एरिया है और हमारे थाइस पर, यहाँ पर ये काफी अधिक नंबर्स में रहते हैं। और ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं, इनमें क्या होता है, ये इसका यदि हम इसको टीएस, ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं इसका, तो इसमें कार्टेक्स बाहर पाया जाता है, अंदर मेडुला पाया जाता है, एक आर्टरीज और वेन पाई जाती है जो इसको पूरे को ब्लड सप्लाई करती है, और उसी के साथ लिम्फेटिक चैनल्स पाए जाते हैं। और ये नोड्स के अभी हम फंक्शन भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नोड्स क्या कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये जो नोड होते हैं, ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक अंग है। और यहीं से क्या होता है कि जो हमारे एफरेंट वेसल्स होते हैं, वहां से लिम्फ जो है वो इफरेंट वेसल्स में या इफरेंट लिम्फ वेसल्स में जाता है। मतलब एफरेंट क्या होते हैं, लिम्फ को लाने वाले, और इफरेंट क्या होते हैं, उस लिम्फ को आगे हार्ट तक ले जाने वाले या सबक्लेवियन वेन तक ले जाने वाले। तो ये जो ट्रांसफर होता है, ये यही होता है मेन। अब इसके हम फंक्शन देखेंगे। तो जो ये लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, इसके जो फंक्शन होते हैं, सबसे पहला फंक्शन तो ये होता है कि ये लिम्फ को फिल्टर करता है। फिल्टर करने से क्या होता है कि इसके जो हानिकारक इसके जो पदार्थ होते हैं, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको ये रोक लेता है। और सेकंड ये क्या करता है कि जितने भी इसमें लिम्फ में लिम्फोसाइट होते हैं, जिनमें विशेष करके बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उससे जो एंटी टॉक्सिन और एंटीबायोटिक्स बॉडीज निकलते हैं, वो क्या करते हैं कि इन दोनों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें तो ये लिम्फ नोड क्या करता है, लिम्फ को फिल्टर करने से करके, और कुछ ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे ब्लड में इंफेक्शन फैला सकते हैं या हमारे ब्लड के लिए हार्मफुल हैं, उनको वहीं इसकी जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स सीक्रेट करती हैं, जिससे वो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ब्लड में नहीं मिल पाते। तो सबसे महत्वपूर्ण इसका काम क्या हो गया, लिम्फ को फिल्टर करना और हानिकारक माइक्रो ऑर्गन्स या मैक्रो ऑर्गन्स को हमारे ब्लड तक नहीं पहुंचने देना, जिससे हमारा ब्लड किसी भी तरह के इन्फेक्शन से सेफ रहे। और दूसरा इसका मेन काम होता है कि यदि मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर का यदि इन्फेक्शन होता है, तो ये जो हमारे लिम्फ नोड होते हैं, ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं और इनकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, क्योंकि कैंसर में क्या हो रहा है कि सेल्स अधिक बन रहे हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी क्या करेगा, ये जो बी लिम्फोसाइट से जो एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स सीक्रेट हो रहे हैं, उन्हीं से वो डिस्ट्रॉय होंगे। तो इसीलिए चूंकि इन पर लोड ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये थोड़े से एनलार्ज हो जाते हैं और इनकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है। तो इस तरह से देखे जाए तो ये हमारे बेस है हमारे इम्यूनिटी का या हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का। ये ही है जो हम चारों तरफ से बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से घिरे होने के बावजूद भी हमारी बॉडी किसी भी तरह के डिसऑर्डर या डिजीज से सेफ रहती। स्प्लीन से हम कल करेंगे शुरुआत।